हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संसाधन कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें। पहला कि संसाधनों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है, और दूसरा वर्गीकरण का आधार क्या है और किन किन आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा कि संसाधनों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, वाई वी नीड टू क्लासिफाइड आवर रिसोर्सेज। संसाधनों का वर्गीकरण हम क्यों करते हैं। मानव ने संसाधनों को प्रकृति ने जो दिया मानव को, जिस प्रकार जिस रूप में दिया, मानव ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके उनके स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। जैसे कि हमने प्रकृति से प्राप्त किया कच्चा लोहा और उस कच्चे लोहे को गला करके और हमने उससे एक कार बना ली। मानव ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके प्रकृति प्रदत्त लोहे से एक कार का निर्माण कर लिया, यानी कि उस लोहे का स्वरूप जो है बदल दिया। संसाधनों की बदलती प्रवृत्ति या प्रकृति तथा मानवीय क्रियाओं में विविधता के कारण संसाधनों में बहुत ज़्यादा विविधता आ गई है। अतः इन्हें स्वतंत्र रूप से पहचानने के लिए हमें संसाधनों के वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो पहला कारण तो यह है कि चूंकि मानव ने जो प्रकृति से हमें मिला संसाधन, उसका रूप परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण संसाधनों में बहुत ज़्यादा विविधता आ गई। और इस विविधता को पहचानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है संसाधनों की। पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण है कि वर्तमान समय में मानव जीवन स्तर को मापने का या किसी भी देश के विकास के स्तर को मापने का एक पैमाना है वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग। वहां पर लोग कितना उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का और कितनी उपलब्धता है वहां पर संसाधनों की। ये एक क्राइटेरिया हो गया किसी भी देश के विकास के पैमाने को मापने का, जिसके कारण एक अंधी दौड़ दुनिया में मची हुई है। इस अंधी दौड़ के कारण संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है। इस अतिदोहन के कारण जो बहुत बहुमूल्य खनिज हैं वो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक पॉलिसीज बनाने के लिए किसी भी देश के संसाधनों की उपलब्धता और वास्तविक प्राप्ति कितनी है वहाँ पर और कितने समय तक उनका उपयोग किया जा सकता है, इन नीतियों को निर्माण करने के लिए हमें संसाधनों के वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो दो कारण हैं, बहुत मुख्य कारण हैं जो संसाधनों के वर्गीकरण के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपने जीवन स्तर की दशा सुधारने के लिए करता है। वर्तमान में किसी भी देश के विकास का पैमाना संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग पर निर्भर करता है। मनुष्य संसाधनों का दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है, परंतु वर्तमान समय में भी संसाधन दोहन की दर बहुत तीव्र हो गई है। ऐसे में पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा वर्तमान समय में इसे आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत करने की योजनाएं बनाए जाने लगी। क्योंकि बहुत तेजी से संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक है कि एक सस्टेनेबल मैनर से उनका उपयोग हम करें। संसाधनों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, इसलिए वर्तमान समय में इनके अनुपातिक उपयोग की, यानी कि वर्तमान समय में हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं, उन आवश्यकताओं का दोहन नहीं करना, हमें उनको संकुचित नहीं करना, उनका उपयोग करना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसलिए हमें एक सस्टेनेबल मैनर की आवश्यकता है ताकि हम संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें, और इसलिए हमें संसाधनों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। संसाधनों के वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो मुख्य रूप से संसाधनों का वर्गीकरण अनेक तरीके से हम कर सकते हैं। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी अलग अलग होते हैं। जैसे स्वामित्व के आधार पर जैसे व्यक्तिगत संपत्ति, मेरा स्वास्थ्य मेरा व्यक्तिगत संपत्ति है, मेरा शरीर मेरा व्यक्तिगत संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति, किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। इसी प्रकार से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति जो होती हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, ये सभी क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां होती हैं, संसाधन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो एक तो स्वामित्व के आधार पर भी हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, उपलब्धता के आधार पर भी हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं? जैसे वायु, जल,
ये ऐसे संसाधन हैं जो सभी जगह पर उपलब्ध होते हैं। सूर्य का प्रकाश भी संसाधन है, सूर्य तप भी एक जो है संसाधन है, और वो सभी जगह उपलब्ध है। तो इस सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कुछ होते हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य उपलब्ध संसाधन होते हैं, जैसे कृषि भूमि, मृदा, चारागाह भूमि। ये सभी क्या है, ये सामान्यतः उपलब्ध होते हैं। लगभग हर जगह पर इनकी उपलब्धता आपको मिल जाती है। फिर तीसरा आता है सीमित उपलब्धता वाले संसाधन। सीमित उपलब्धता वाले जैसे कि बहुत जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, जैसे सोना है, चांदी है, यूरेनियम है, ये कुछ ब्लॉक्स में ही पाए जाते हैं। दुनिया में हर जगह इनकी उपलब्धता नहीं पाई जाती है, कुछ सीमित क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता पाई जाती है। और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो बहुत संकेंद्रित होते हैं, कुछ बहुत संकेंद्रित होते हैं, जैसे कि केरल के तट पर थोरियम पाया जाता है। केरल के तट पर थोरियम पाया जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर थोरियम पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर थोरियम पाया जाता है। थोरियम एक प्रकार का खनिज है। तो संकेंद्रित खनिज होते हैं, संकेंद्रित संसाधन होते हैं। तो उपलब्धता के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध, सामान्य उपलब्ध, सीमित उपलब्ध और संकेंद्रित संसाधन होते हैं। परंतु एक होलिस्टिक व्यू में हम बात करें तो सर्वमान्य आधारों पर हम बात करें तो संसाधनों को मुख्य रूप से हम 3 आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला है उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है, एक निश्चित अवधि तक कोई संसाधन उपयोगी होता है। तो किसी भी संसाधन के उपयोग की एक निश्चित अवधि होती है। कुछ संसाधन थोड़ी अवधि में समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ संसाधन बहुत अधिक लंबे समय तक चलते रहते हैं। इस प्रकार उपयोग की निरंतरता के आधार पर कई प्रकार से हम संसाधनों को बांट सकते हैं, जैसे नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन। ये उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण होता है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। भौतिक या जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे संबंधित होते हैं। स्वयं मानव जो है एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों में परिवर्तित करते हुए क्रियाशील रहता है। तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर हम मुख्य रूप से 2 भागों में संसाधनों को विभाजित कर सकते हैं। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, क्या यूज है, क्या उद्देश्य है। प्रकृति में विभिन्न रूपों में वितरित संसाधनों का दोहन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर जैसे ऊर्जा संसाधन हो गए, कच्चा माल आधारित संसाधन, खनिज संसाधन है, वनस्पति है, कृषि संसाधन है, खाद्यान्न संसाधन है। इस प्रकार से उद्देश्य के आधार पर। तो उपयोग की सततता के आधार पर, यानी कि कितने लंबे समय तक कोई संसाधन उपलब्ध है। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, जैविक या अजैविक कौन सा संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है। तीसरा उद्देश्य के आधार पर, क्या पर्पज है उसका, कृषि उद्योगों के लिए आवश्यकता है, खनिज उद्योगों के लिए आवश्यकता है, खाद्यान्न पदार्थों के लिए वो उपयोगी है। तो इस प्रकार से 3 मोटे तौर पर सर्वमान्य आधारों पर हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उपयोग की सततता, उत्पत्ति के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपयोग की सततता यानी कि कितने समय तक संसाधन उपयोगी हो सकता है, समय की अवधि कितनी है किस संसाधन के लिए, इसके आधार पर हम 3 भागों में संसाधनों को बांट सकते हैं। एक होता है नवीनीकरणीय संसाधन। परिभाषा समझने की कोशिश करना कि नवीनीकरण संसाधन क्या होता है। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, इस हेतु भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। यानी कि कुछ फिजिकल्स, कुछ यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का यूज करके और इनको दोबारा से उत्पादित किया जा सकता है। तो ये संसाधन कैसे होंगे? ये कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन याद रखना कब समाप्त नहीं होंगे? जब इनका यूज हम धारणीय पुनरावृत्ति संभव है, इनकी केवल धारणीय पुनरावृत्ति संभव है। सस्टेनेबल मैनर से यदि इनका यूज किया गया तो ही ये संसाधन लंबे समय तक बिना समाप्त हुए हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि हमने अपने लालच में संसाधनों का अति दोहन किया तो संभव है कि ये संसाधन भी हमारे लिए समाप्त प्राय हो जाएं। जैसे हवा, यदि हमने हवा का दुरुपयोग किया, हमने हवा का बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि हमें शुद्ध हवा मिले ही फिर। तो इसलिए
सस्टेनेबल मैनर से यदि हम हवा का उपयोग करते रहे तो एक बहुत लंबी अवधि तक, जब तक कि पृथ्वी पर मानव जीवन है तब तक हवा कहीं नहीं जाएगी, हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन यदि हमने उसको प्रदूषित किया तो हवा एक तरह से प्रदूषित हवा होगी जो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए सस्टेनेबल मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनका यदि जीवन धारणीय पुनरावृत्ति संभव, केवल इनकी धारणीय पुनरावृत्ति संभव है, सस्टेनेबल तरीके से यूज करते रहे तो इनकी पुनरावृत्ति भी संभव है। यदि हमने अपने लालच के कारण से इनका उपयोग करना शुरू कर दिया, अति दोहन करना शुरू कर दिया तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से जल है, जल प्रदूषित हो रहा है। इसी के अलावा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लेट करता जा रहा है लगातार, आप देख रहे हैं, क्योंकि जल का अतिदोहन हुआ, लगातार अतिदोहन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जल बहुत नीचे चला गया। 71% एरिया ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है, जो स्वच्छ जल है, वो केवल मात्र 3% है। लेकिन वो भी मानव जीवन के लिए पर्याप्त है यदि हमने उसका सही तरीके से उपयोग किया, सस्टेनेबल मैनर से उसका उपयोग किया तो उसकी भी पुनरावृत्ति संभव है। जैसे कि ग्राउंड वाटर जो है, यदि उसकी पुनरावृत्ति तभी संभव है जब उसका तरीके से उपयोग करते रहें। यदि रिचार्ज नहीं हो रहा और हम दोहन ज़्यादा कर रहे हैं तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तीसरा है मृदा। नवीनीकरण संसाधनों में तीसरा महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो है मृदा। मृदा का रिनोवेशन होता रहता है, हमेशा मृदा जो है, नवीन मृदा का निर्माण होता रहता है। आपने जलोढ़ मृदा के बारे में सुना होगा कि नदियाँ किस प्रकार से मृदा लेकर आती हैं और जमा करती रहती हैं, नवीन मृदा का क्षेत्र बनता रहता है। लेकिन यदि मृदा का भी हमने गलत उपयोग किया, यदि मृदा को प्रदूषित किया, मृदा का अपरदन अधिक हुआ, तो मृदा को निर्माण होने में समय लगता है। यदि वो समय उसे नहीं मिला तो मृदा खत्म हो जाएगी, मृदा की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, उसकी जो उपलब्धता है, जो उसकी उपजाऊपन है, वो लगातार खत्म हो जाएगा। तो नवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो वास्तव में असमाप्य हैं यदि उनका उपयोग हम सस्टेनेबल मैनर से करते रहें तो। क्लियर है? उदाहरण के तौर पर हवा, जल और मृदा। दूसरा है अनव्यकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत पुनर्पूर्ति संभव नहीं है, रिस्टोरेशन संभव नहीं है इनका। ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यदि इनका उपयोग कर लिया तो दोबारा से ये बनेंगे नहीं, दोबारा से हम इनका निर्माण नहीं कर सकते। तो इसकी मात्रा क्या होगी? सीमित मात्रा में होंगे, निर्माण की अवधि इनकी लंबी होती है। अतः इस श्रेणी में संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। जितने भी भूगर्भिक खनिज हैं वो नॉन रिन्यूएबल खनिजों में आते हैं। जितने भी भूगर्भिक खनिज हैं, जैसे खनिज तेल है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, ये सारी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल हैं। कोयला है, यदि एक बार आपने कोयले का उपयोग कर लिया, अति दोहन कर लिया, यदि कोयले का आपने एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा से कोयला वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्षों में ये खनिज बनते हैं, कई पीढ़ियाँ, कई शताब्दियाँ इनमें गुजर जाती हैं। तो ऐसे में यदि एक बार इनका उपयोग कर लिया तो हम अपने जीवन में तो कम से कम उन संसाधनों को पुनः नहीं देख पाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे संसाधन जिनकी पुनर्पूर्ति यानी कि रिस्टोरेशन संभव नहीं है, सीमित मात्रा में होते हैं और पुनर्निर्माण इनकी बहुत लंबी अवधि होती है। हम अपने जीवन में इसको पुनर्निर्माण हम देख नहीं सकते, इसलिए ये समाप्त प्राय हैं। उदाहरण के तौर पर जितने भी भूगर्भिक खनिज हैं, खनिज तेल है, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, तांबा, बॉक्साइड, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी संसाधन जो हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तीसरा है चक्रीय संसाधन या रिसाइकेबल रिसोर्सेज, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। जैसे कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार उपयोग हम कर सकते हैं, बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल संसाधन, जल यदि एक बार हमने यूज कर लिया तो उसका उपयोग हम अलग तरीके से, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, फिल्टर करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग हम उसकी कर सकते हैं। कागज़ है, कागज़ का भी हम उपयोग जो है रिसाइकलिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का भी उपयोग हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो चक्रीय संसाधन जो है ऐसे संसाधन होते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि जल संसाधन है, लोहा है, कागज़ है, प्लास्टिक है। तो इस प्रकार से उपयोगी सततता के आधार पर हम संसाधनों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक नवीनीकरणीय संसाधन जिसका एग्जाम्पल है हवा, जल और मृदा। अनव्यकरणीय संसाधन जैसे खनिज तेल या जो भी भूगर्भिक खनिज हैं वो सभी
नवीकरणीय संसाधन हैं। तीसरे हैं चक्रीय संसाधन, यानी कि जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधनों को हम रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज कहते हैं, चक्रीय संसाधन कहते हैं। धन्यवाद आप सबका।